अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस तक मैंने आपको क्या सिखाया है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, WSL के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर आप WSL इंस्टॉल करके आप लाइनक्स का एनवायरनमेंट आप गेट कर सकते हैं। अब अगर आपको डेवॉप इंजीनियर बनना है तो आपको फिर ये सारे WSL और ये जो है ना, ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, इस पे आप लाइनक्स की लगभग 90% चीजें आप सीख सकते हो। मगर आपको 100% डेवॉप इंजीनियर बनना है, सारे कॉन्सेप्ट पे अगर अच्छी तरीके से आपको कमांड करनी है, देन यू नीड अ रियल सर्वर, है ना। आपको एक रियल सर्वर बाय करना होगा और उस पे आपको अपने डेवॉप्स का जो भी ट्रेनिंग चल रहा है या जो भी असाइनमेंट मिल रहा है आप रियल सर्वर पे डिप्लॉय करो, ठीक है ना। सो रियल सर्वर जो हम रियल सर्वर रियल सर्वर के लिए आपको पे करना हो, ठीक है। या तो आप Amazon का AWS यूज करें, गूगल का GCP यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट का Azure यूज करें, ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर है। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्वर प्रोवाइड नहीं करेगा। कॉन्टेबो ये भी एक क्लाउड प्रोवाइडर है, जिसमें से AWS, GCP और Azure जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। और कॉन्टेबो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी की बेसिकली ये तीन कॉम्पिटिटर है। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जो आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी कॉन्टेबो का सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्टेबो पर जाना है आपको और यहाँ पर आप देखना VPS। VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। सर्वर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के सर्वर होते हैं। सो कितने टाइप के सर्वर होते हैं? दो टाइप के सर्वर होते हैं। एक सर्वर होता है VPS और एक सर्वर होता है डेडिकेटेड, ठीक है। सो डेडिकेटेड सर्वर पूरी की पूरी मशीन होती है, ठीक है ना। डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं पूरी के पूरे सर्वर्स होते हैं, पूरी की पूरी मशीन्स होती हैं, जिसमें 100% रैम, 100% हार्ड डिस्क, 100% CPU, सारा के सारा एक मशीन के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। सो वो जो होते हैं वो सर्वर डेडिकेटेड सर्वर होते हैं और डेडिकेटेड सर्वर आर एक्सपेंसिव, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। मैं यहाँ से इमेज से VPS वर्सेस डेडिकेटेड सर्वर अगर कोई इमेज मिले तो मैं आपको इमेज के थ्रू भी आपको बता सकता हूँ। एक अच्छी सी इमेज यहाँ पर हमें मिली है, ठीक है। इस इमेज से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम रियल सर्वर हम जो बाय करने की बात कर रहे हैं वो हम दो प्रकार के खरीद सकते हैं। या तो आप डेडिकेटेड सर्वर खरीदो या फिर आप VPS सर्वर खरीदो। डेडिकेटेड सर्वर वो सर्वर होते हैं जिसमें सर्वर के रिसोर्सेज 100% आपकी वेबसाइट के लिए यूटिलाइज होते हैं। अगर आपने एक सर्वर खरीदा और उस सर्वर में मान लीजिए 512 MB की रैम है, तो वो 512 MB की रैम कंप्लीटली आपकी साइट के लिए ही एलोकेट होगी, दूसरे लोगों में शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब बिकॉज एक सर्वर आपने लिया है, एक सर्वर पर एक ही वेबसाइट चलेगी, तो उस सर्वर का जो कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग को बियर कौन करेगा, कौन उसको पे करेगा? जिसकी वेबसाइट है उसकी, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर सर्वर 1 लाख रुपए महीने का अगर कोई सर्वर है तो 1 लाख रुपए महीने कितने लोगों को पे करना है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को पे करना है, एक ही कंपनी को पे करना है जिसके सर्वर पर जिसने वो उस डेडिकेटेड सर्वर को बाय कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि आपको रिसोर्स शेयरिंग नहीं होती है उसमें। मतलब अगर जितना आपके पास रैम है पूरा के पूरा रैम आपकी वेबसाइट को मिल जाएगा, जितना उसमें हार्ड डिस्क का स्पेस है पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा, जितना उसमें CPU पावर है वो पूरा के पूरा आपकी वेबसाइट को मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या है अपना कि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट चलेगी। समझ में आ रहा है ना? अब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। भाई क्या नुकसान है? पैसा पैसा पे करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा। जबकि आप किसी डेडिकेटेड सर्वर को आप लेते हैं, दूसरे टाइप के सर्वर जो होते हैं बेसिकली वो किस टाइप के होते हैं? VPS होते हैं। तो VPS सर्वर्स आर एक्चुअली डेडिकेटेड सर्वर्स बट देयर रिसोर्सेज
आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस यूजर्स, ठीक है ना। सो डेडिकेटेड सर्वर के पास भी रैम होगी, डेडिकेटेड सर्वर के पास भी हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क मतलब जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी बोल लो उसको, आप एनवीएमई बोल लो। उसके डेडिकेटेड सर्वर के अंदर भी क्या होगा, सीपीयू होगा, सीपीयू पावर होगा। मगर इन रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर में शेयरिंग कर दिया जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द बिलिंग ऑफ दिस डेडिकेटेड सर्वर, है ना। कि यार मेरे को 1 लाख रुपए का सर्वर पड़ रहा है, मैंने उसको 10 लोगों में शेयर कर दिया कि भैया आप भी अपनी वेबसाइट इस पे डाल देना, आप भी अपनी वेबसाइट डाल देना, सब अपनी अपनी वेबसाइट डालोगे तो आपस में आपको उसकी जो कॉस्टिंग है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वली शेयर करना पड़ेगा कि यार 10,000 मैं पे कर दूंगा, 10,000 आप कर देना, आप कर देना, आप कर देना, और आप सभी अपना अपना काम कर लेना। सो वीपीएस सर्वर में क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर के रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज बोलने का क्या मतलब हो गया, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, नेटवर्किंग, जो भी स्पीड स्पीड अच्छी मिल रही है, वो सारे रिसोर्सेज मल्टीपल यूजर में शेयर हो जाते हैं। अब रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइसिंग भी शेयर हो जाती है, ठीक है ना। बट डेडिकेटेड डेडिकेटेड सर्वर में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितनी यहां पर आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी, मगर यहां पर आपको अपनी वेबसाइट के लिए स्पीड सुपर फास्ट मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपको बजट का टेंशन नहीं है, आपको स्पीड बिल्कुल सुपर फास्ट चाहिए, देन गो फॉर डेडिकेटेड। इफ यू आर वर्किंग, अगर आपको बजट फ्रेंडली सर्वर चाहिए जिसमें आपकी वेबसाइट भी डिप्लॉय हो जाए, बजट भी इकोनॉमिकल हो, लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, हमारी वेबसाइट भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, तो देन यू कैन गो फॉर वीपीएस, ठीक है ना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ सर्वर्स, टाइप्स ऑफ सर्वर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर्स, डेडिकेटेड एंड वीपीएस। वीपीएस का मतलब हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल का मतलब दीज आर नॉट सम फिजिकल सर्वर्स। जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप्स क्या है, दीज आर फिजिकल सर्वर्स। और वीपीएस जो होंगे, इसी फिजिकल सर्वर में कुछ सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, उस सर्वर के रिसोर्सेज को शेयरिंग करने की कैपेबिलिटी दे देंगे। समझ में आ रहा है ना। सो व्हाट इज डेडिकेटेड सर्वर? डेडिकेटेड सर्वर इज अ कंप्लीट हार्डवेयर। और वीपीएस क्या है, वीपीएस कोई हार्डवेयर नहीं है, वीपीएस आर एक्चुअली सम सॉफ्टवेयर्स which allowing the real dedicated server and its resources to be shared amongst various users. And what is the objective, why we are sharing the resources? To minimize the costing. समझ में आया। तो दो टाइप के सर्वर होते हैं, फर्स्ट वन इज वीपीएस एंड द सेकंड वन इज डेडिकेटेड सर्वर। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी मेरे क्लाइंट्स, जितने लोगों के लिए भी मैंने काम कर रखा है, सबको मैंने क्या दे रखा है, वीपीएस दे रखा है। क्योंकि किसी क्लाइंट को बोलूंगा कि भैया आपको $1,000 पे करना है मंथली, वो भाग जाएंगे। क्लाइंट को रोकना भी है, काम भी उसको करके देना है, वेबसाइट भी चला के देनी है, इंटरनेट पर चलेगा भी सही, और इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, लाइक फिर हम किस पर जाते हैं, वीपीएस पर जाते हैं। अभी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, एक रियल सर्वर। मैं आपको क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूं, एक रियल सर्वर, जो कि किस प्रोवाइडर का है, कॉन्टेबो का है। कॉन्टेबो क्या है, कंपनी है जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्वर। अब ये सर्वर ये दोनों टाइप के दे रही हैं। आप उनको बहुत ज्यादा पे करो तो वो आप क्या बाय कर सकते हो, डेडिकेटेड भी बाय कर सकते हो। You can buy a dedicated server, and your if your budget is very low or economical budget, then you can go for VPS, cloud VPS. समझ में आ रहा है ना। So these companies are, they are providing both kind of server, it depends on your budget. समझ में आ रहा है। अब मैं आप स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैंने कुछ सर्वर बाय कर रखे हैं, ऑब्वियसली मैं डेडिकेटेड सर्वर बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। मैंने वीपीएस सर्वर बाय कर रखा है और उन वीपीएस सर्वर का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लोग पूरा लाइनेक्स सर्वर के रियल इन्वायरमेंट को आप रियल सर्वर पे काम करना सीख जाए। क्योंकि भाई डेवऑप इंजीनियर बनना है तो किन पे काम करना पड़ेगा अपने को, रियल सर्वर पे। डब्ल्यूएसएल से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। डब्ल्यूएसएल से 99% चीजें सीख जाओगे, मगर रियल में डोमेन कैसे पॉइंट करता है, कैसे हम उसका रिवर्स प्रॉक्सी लगाते हैं, एसएसएल कैसे सेटअप करेंगे, वो 2-5% चीजें आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो बेटर है कि डेवॉप, अगर डेवॉप करियर में आपको जाना है तो आपको रियल सर्वर पे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लाउड वीपीएस पर हम गए, आप जाके देख सकते हैं। अब क्लाउड वीपीएस में भी अलग अलग कैटेगरी है प्राइसिंग की। शुरुआत हो रही है €4 से। €4 में आपको 8 GB रैम मिल रहा है
है ना, 150 GB SSD मिल रहा है। आप थोड़ा सा और 6 यूरो पे करो उनको मंथली, तो आपको 8 GB की बजाय कितना GB रैम दे देंगे, आपको 12 GB दे देंगे। थोड़ा और पे करो, जैसा जैसा पैसा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपको रिसोर्सेज भी मिलते चलेंगे, ठीक है ना। आपको VPS में भी आपको ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा CPU चाहिए, ज्यादा स्टोरेज डिवाइस चाहिए, तो VPS में भी उनके पास क्या है, मल्टीपल रेंज। जैसे आप मोबाइल बाय करने जाते हो, है ना, आपको एक 4 GB वाला रैम वाला भी मोबाइल मिलता है, 8 GB वाला भी मिलेगा, 16 GB वाला भी मिलेगा। तो भाई किस चीज में वो वेरिएशन हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द CPU पावर, बिकॉज ऑफ द रैम पावर, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज पावर। तो जैसे जैसे उनके रिसोर्सेज बढ़ते चलेंगे, कॉस्ट बढ़ती चलेगी, सीधी सी बात है। अब मैंने आप स्टूडेंट्स बच्चों के लिए मैंने ये वाला सर्वर बाय कर रखा है, कौन सा, VPS Cloud 20। ये मैंने साल भर का एक साथ ले लिया, और पूरे साल भर में कभी कभी कुछ ऐसे ऑफर आते रहते हैं कि मान लीजिए ये इसका जो मंथली अगर हम 6 यूरो पड़ रहा है, तो साल का लगभग 60 यूरो के आसपास पड़ रहा होगा। तो 60 यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 6,000 के आसपास, क्योंकि 90 रुपए का 1 यूरो पड़ रहा है। तो लगभग मान के चलते हैं साल भर का इसका कॉस्टिंग कितना है, 6,000 रुपए साल का। अब कुछ कुछ ऑफर ऐसे आते रहते हैं दिवाली पर, ब्लैक फ्राइडे या गुड फ्राइडे के दिन, ऐसे कुछ कुछ ब्लैक फ्राइडे करके ऑफर आते रहते हैं, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो जो सर्वर आपको 6,000 का पड़ रहा है, वही आपको कहीं कहीं कभी कभी साल में 2 4 5 बार ऐसे कुछ ऑफर आ जाते हैं जो आधे प्राइस के पड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई कभी कोई ऑफर आया होगा जब मैंने ये वाला जो मुझे ऑफ डे में 6,000 का पड़ रहा था, वो मुझे उस दिन कितने का पड़ गया होगा, लगभग 3,000 के आसपास पड़ गया। अब मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया, और मुझे मुझे साल भर के लिए मुझे क्या मिल गया, एक रियल सर्वर, ठीक है ना। सो आप सभी डेवॉप इंजीनियर के पास एक रियल सर्वर होना चाहिए, इवन दो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी एंट्री लेवल सर्वर, जिसमें आप ये 4 यूरो मतलब लगभग 500 रुपए के आसपास ये सर्वर पड़ेगा एंट्री लेवल का। अगर आप अपना पर्सनल भी बाय करना चाहते हैं तो देन आप ये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं आपको ये वाला सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूं नाउ। अब आप जब सर्वर बाय करते हैं, व्हेन यू बाय अ सर्वर, जब आप सर्वर बाय करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा आईपी एड्रेस, फिर आपको मिलेगा यूजर नेम, फिर आपको मिलेगा पासवर्ड, ठीक है ना। आपको मिलेगा आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप किसी भी सर्वर से, जिससे कि आप उस सर्वर को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सर्वर आपको मिल रहा है उसका, यहाँ पर मैं देखूं कॉन्टेबो डाटा सेंटर, समझ में आ रहा है। आप जो सर्वर बाय कर रहे हैं, देखो कुछ कंसिडरेशंस हमें करनी चाहिए। डेटा सेंटर मैप, ठीक है, ये कॉन्टेबो का डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर मतलब समझते हैं आप, आ, मतलब ये सर्वर फिजिकली किस शहर में, किस देश के किस शहर में पड़े हुए हैं, वहां पर ये पूरे सर्वर्स अवेलेबल हैं, वो इसके क्या कहलाएंगे, डेटा सेंटर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप देखो, तो कॉन्टेबो जो कंपनी है उसके सर्वर्स पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगह, ठीक है ना। आप इंडिया में हैं और आप किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो, रिएक्ट में बना रहे हो, नेक्स्ट में बना रहे हो, जस्ट डायल का बना रहे हो, तो जस्ट डायल के कस्टमर कहाँ पर है भाई, इंडिया में ही है। और वो जस्ट डायल वाला क्लाइंट, आपका जो भी क्लाइंट है वो भी कहाँ का है, इंडिया का ही है। तो कस्टमर्स भी इंडिया के हैं, क्लाइंट भी इंडिया के हैं, तो फिर आप डेटा सेंटर भी आपको कौन सा चूज करना चाहिए, क्लोजेस्ट टू योर बिजनेस, है ना। जैसे अब हमें सर्वर बाय करना है, वो चाहे VPS करे, डेडिकेटेड करे, बट कौन से डेटा सेंटर का बाय करे ये डिपेंड करता है कि जब मैं एप्लीकेशन डालूंगा और उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले कस्टमर किस देश में रहते हैं, ठीक है ना। मैंने जस्ट डायल बनाई और उस जस्ट डायल को मैं सर्वर पर करूंगा, अपलोड करूंगा, मगर वो सर्वर मान लो मैंने USA का सर्वर ले लिया, और कस्टमर कहां से हिट करेगा, इंडिया से हिट करते हुए सम इंटरनेट पता है ना आपको, थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में पता है ना, इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे चलता है भाई, इंटरनेट कैसे चलता है, समुद्र के अंदर जो सी होता है उसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती है, पता है आप लोगों को।
समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती है और उन केबल्स के नेटवर्क की वजह से आप इंटरनेट चला पाते हैं, ठीक है ना। सो अगर मान लीजिए जस्ट डायल के कस्टमर कहां पर है, इंडिया में है, और आपने सर्वर ले लिया कहां पर, यूएसए का सर्वर ले लिया। यहां से अगर कोई कस्टमर हिट करेगा, वो रिक्वेस्ट होते होते समुद्र से होते होते वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी, यूएसए जाएगी। यूएसए सर्वर से मतलब आपने क्लाइंट्स, यहाँ पर हमारा क्लाइंट है, यहाँ पर हमारा सर्वर है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर को जाएगी, और सर्वर से दोबारा क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड लेटेंसी। और ये लेटेंसी टाइम जो है ये मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज अगेन आपने सर्वर खूब पावरफुल बाय कर रखा है, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, बिकॉज इंडिया इज हियर एंड यूएसए इज देयर। सो जो भी आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको आने में टाइम लगेगा। ये लेटेंसी टाइम मिनिमम कब हो सकता है, जब आपका कस्टमर और आपका सर्वर दोनों ही एक ही देश में हो। तो मेरा कस्टमर भी इंडिया में है और मेरा सर्वर भी इंडिया में हो, तब रिक्वेस्ट यहीं से होगी और यहीं से रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो मुझे लेटेंसी टाइम कम मिलेगा। तो meanwhile you are buying any server, the first thing we need to consider the data center, ठीक है ना। जब भी आप कोई सर्वर बाय करेंगे इन फ्यूचर, जब भी आपको मौका मिलेगा, तब आपको क्या सोचना है कि भाई पहली बात तो अगर आप सिर्फ सीखने के लिए बाय कर रहे हो तो भाई किसी भी सेंटर का ले लो, क्योंकि आधा सेकंड में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। बट रियल में आप किसी कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए आप कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको डेटा सेंटर वो लेना चाहिए जहां पर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय होगी और जहां पर उस वेबसाइट को यूज करने वाले कस्टमर्स होंगे। अगर हम जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है कि सिर्फ इंडिया में चलता है, सिर्फ इंडिया, अरे भाई ओवरऑल कहां चल गया, इंडिया में ही चलता है ना। इंडिया के बाहर जस्ट डायल को कोई नहीं जानता है। तो जस्ट डायल के जितने भी कस्टमर होंगे कहां मिलेंगे अपने को, इंडिया में ही मिलेंगे। तो सर्वर भी मैं कहां रखूंगा, इंडिया में ही रखूंगा। भाई फायदा क्या है, फायदा ये है कि सर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगी उसका टाइम मिनिमम होगा, लेटेंसी टाइम विल बी मिनिमम। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है कि सर्वर जब बाय करो इन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, डेटा सेंटर्स की। अब मान लीजिए आपने इंडिया का सर्वर बाय कर लिया, ठीक है ना। आपने इंडिया का सर्वर, ये जैसे ही आप जैसे बाय करने जाओगे ना तो थोड़ा रिसर्च करना कि वो आपसे है ना पूछता है, वो आपसे कुछ चीजें पूछेगा कि भाई कौन सा डेटा सेंटर ले है ना, कहाँ का ले ये आपको ये बता रहा है। यूरोप का लेना है कि अमेरिका का डेटा सेंटर लेना है कि एशिया का लेना है। एशिया में सिंगापुर है, जापान है, इंडिया है। अब वो डिटेक्ट कर लिया कि इस कॉन्टेबो वेबसाइट को आप इंडिया से ओपन कर रहे हो तो 23 मिली सेकेंड लेटेंसी। समझ में आ रहा है। दिस लेटेंसी इज द टाइम ट्रेवल बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर, द मिनिमम टाइम फास्टर विल बी योर एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है ना। सो लेटेंसी टाइम कब कम होगा, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बिल्कुल फास्ट हो जाए। तो आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच की दूरी आपको कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब डेटा सेंटर भी वही होना चाहिए जहां के आपके कस्टमर होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी बाय करें आपको लेटेंसी के बारे में सोचना चाहिए, अपने क्लाइंट के बारे में सोचना चाहिए, कस्टमर्स के बारे में सोचना चाहिए। उस हिसाब से आप अपना डेटा सेंटर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी। अब जब भी आप सर्वर बाय करेंगे आपको तीन चीजें मिलती हैं। आपको क्या मिलेगा, सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर का यूजर नेम, सर्वर का पासवर्ड। जनरली जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है। जब भी आप कोई सर्वर बाय करोगे ना तो आपको रूट वीपीएस मिलेंगे, रूट वीपीएस या रूट डेडिकेटेड सर्वर मिलेंगे। रूट मतलब सुपर यूजर, और सुपर यूजर को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सुपर यूजर सारे काम कर सकता है उस सर्वर पर। मतलब उस सर्वर का कंप्लीट ओनर कौन हो जाएगा, जिसने वो सर्वर बाय किया है, ठीक है ना। तो आप जब सर्वर बाय करते हो किसी भी कंपनी से, चाहे वो कॉन्टेबो हो, चाहे एडब्ल्यूएस हो, चाहे गूगल हो, किसी भी सर्वर से बाय करोगे तो चूंकि आपने पे किया है तो वो आपको वो सर्वर दे रहे हैं विद रूट यूजर। तो अगर आपको रूट यूजर दे दिया इसका मतलब आपका पूरा कंट्रोल उस सर्वर पर है, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर बाय करते हैं, विच काइंड ऑफ यूजर वी गेट, जनरली रूट यूजर, है ना। और पासवर्ड, जो भी पासवर्ड वो देंगे, और आईपी जो भी वो देंगे, ठीक है ना। सो ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर
यहां पर आपको मैंने कर दिया है। सो दिस इज माय आईपी, ये आपका क्या है, आईपी है, ये आपका क्या है, यूजर नेम है, और पासवर्ड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ये आपका क्या है, पासवर्ड है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर हम इसमें लॉगिन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अब मैंने आपको टॉप लाइनेक्स कमांड्स बता रखी हैं। सबसे शुरुआत होती है फर्स्ट लाइनेक्स कमांड, दैट इज SSH। ये सबसे पहली कमांड है जो एज अ लाइनेक्स डेवऑप इंजीनियर आपको सीखनी चाहिए, सबसे पहली कमांड, क्योंकि ये सबसे पहली कमांड ही आपको सर्वर में एंटर करना सिखाती है। सो SSH इज अ कमांड यूज्ड टू एंटर इनटू अ सर्वर। वो कौन से सर्वर में, जो आपने बाय किया है, जिसको आपने पे किया है अभी, चाहे वो डेडिकेटेड हो चाहे वीपीएस हो, आपने पे किया है तो आपको तीन चीजें मिल रही हैं, आपको आईपी मिल रहा है, यूजर नेम मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है। अब आपको ये सारी चीजें मिल गई, मगर आपको सर्वर के अंदर अब क्या करना है, एंटर करना है। सो हाउ यू कैन एंटर इनटू अ सर्वर, विद द हेल्प ऑफ SSH कमांड। So SSH is a command used to connect to a remote server, and that remote server can be in India, it can be in a USA, Australia, Germany. The server can be located anywhere. It depends upon its data center. It's depend upon while you was purchasing the server, which data center you have used. ठीक है ना, सर्वर बाय करते समय आपने डेटा सेंटर क्या चूज किया होगा, उस हिसाब से वो होगा। सो SSH is a command that is used to connect to a remote server which is located somewhere। ठीक है। सो इस SSH कमांड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सो SSH का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल, SSH। ठीक है, SSH का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिक्योर शेल। ठीक है ना, इस सिक्योर शेल कमांड से हम कनेक्ट करेंगे। सो SSH यूजर नेम एंड दिस इज आईपी एड्रेस। ठीक है ना। सो मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूं, मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूं, इस सिंटेक्स को याद रखना है। सो SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। ठीक है ना, उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम गए SSH यूजर नेम, क्या मिला मुझे, रूट @ की जगह @ लिख दिया मैंने, और उसके बाद आईपी दे रहा है मेरे को। तो इस लाइनेक्स पीपीटी के सबसे लास्ट शीट पे चले जाना, अगर आपको डिटेल्स चाहिए होंगी तो ये यहां से आप ले लेना। तो दिस इज माय आईपी। ठीक है, तो इस कमांड को मैंने कॉपी किया, मैं अपने टर्मिनल पे जाऊंगा। अब टर्मिनल पर यहां पर अब WSL करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप एक फेक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे हो। अब आप किस एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हो, रियल लाइनेक्स सर्वर पे काम करने जा रहे हो। सो नाउ यू डोंट नीड WSL because we have real servers। okay, so don't use WSL now, instead of WSL we will try to connect with our newly purchased server। so SSH root @IP address। so this is the command by which I can connect to any remote server. If the credentials are correct, then I can successfully log in into a server। okay, so now press enter, it will ask the password, but it has not asked the password। ये जो मैकेनिज्म होता है, ये पासवर्ड लेस मैकेनिज्म कहलाता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। सो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कैसे बना सकते हैं हम भी, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, ये मांग रहा है। ठीक है ना, इट इज आस्किंग द पासवर्ड, अगेन इट इज आस्किंग द पासवर्ड। सो पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, और आप अपना पासवर्ड जो है यहां पर पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखो, जब भी आप किसी शेल के अंदर आते हैं, अब बात वही आ गई WSL में जो मैंने सिखा रखा है, 3 प्रश्न अपने आप से पूछना, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, और मुझे अपने घर जाना। ठीक है ना, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई एम रूट, वेयर I am inside the root directory, but I need to go my home, cd tilde or cd then pwd। ठीक है, अब आपने यहां पर देखा
आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूं तो इसने मेरे को बोला कि वेलकम, और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ स्क्रीन आई और ये हमारे पास कुछ वेलकम वाले मैसेजेस आए, ठीक है ना। सो इन अब ये वेलकम वाले मैसेजेस आए, इन वेलकम वाले मैसेजेस को मोटिवेशन ऑफ द डे बोलते हैं, एमओटी, है ना, क्या बोलते हैं, एमओटी, मोटिवेशन ऑफ द डे, शुभ शुभ विचार, है ना, पता है ना, शुभ विचार, दिन की शुरुआत में कुछ अच्छे वचन अगर होते हैं तो उसे हम मोटिवेशन ऑफ द डे बोलते हैं। तो लाइनेक्स के अंदर भी जब आप जैसे ही वेलकम करते हो, शेल में आते हो, कुछ ना कुछ वेलकम वेलकम मैसेजेस आते हैं, दिस एंड नाउ यू वांट टू मॉडिफाई द मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज। सो मैंने मैंने एआई टूल यूज किया, प्लीज जनरेट अ मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज फॉर लाइनेक्स एमओटीडी। एक छोटा सा मैं मोटिवेशन ऑफ द मैसेज में जनरेट कर रहा हूँ, सिंपल सा एक मैसेज ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये छोटा सा एक मेरा मैसेज आया, और इस मैसेज को मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सर्वर में लॉगिन करूँ, ये कॉन्टेबो और वेलकम वेलकम की जगह मेरा ये नया मैसेज आ जाए, ठीक है ना। ये जो भी मैसेजेस है, सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस, today's goal, less man pages more done projects, whatever the messages I want, whenever I get logged in into this server, I want this message instead of welcome, okay. So इस मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज को एडिट करने के लिए ये फाइल होती है हमारी, मुझे ईटीसी फोल्डर में जाना पड़ेगा। अब अगेन आपको मैंने लाइनेक्स के फाइल सिस्टम्स बता रखे हैं, ठीक है ना। लाइनेक्स के फाइल सिस्टम्स मतलब पीपीटी में जाओ और ग्रीन कलर की शीट पर चले जाओ, जहां पे भी पहली ग्रीन शीट मिल जाए रुक जाना और इसको फुल स्क्रीन करना। और मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई लाइनेक्स का फाइल सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम होते हैं, उसमें कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज अवेलेबल होती है, जैसे विंडोज के अंदर होती है ना सिस्टम 32 विंडोज, ऐसी कुछ डिफॉल्ट मिलती है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम नया डालते हो सिस्टम में, कुछ डायरेक्टरी आपको रेडीमेड मिलती है, उसी तरीके से लाइनेक्स में भी आपको रेडीमेड कुछ डायरेक्टरीज मिलेगी। उसमें से एक डायरेक्टरी है ईटीसी। अरे ये ईटीसी क्या करती है इसके बारे में अगला ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। So etc is a directory. It's a directory which contains some configuration files. So etc क्या है? etc एक डायरेक्टरी है जो कि लाइनेक्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करती है। सो आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मैं अंदर गया, ls-al किया मैंने, और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे motd करके एक फाइल होती है। अब ये जो लाइन मैंने सिलेक्ट कर रखी है, ये जो लाइन है ये motd, whether it is a directory or a file or it's a symbolic link, it's a file. How you can say that it's a file? Because the first character of the permission string is a dash, and dash, if it is a dash, it is a file. So if it is a file, can I edit it? क्या अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो क्या मैं एडिट कर सकता हूँ? एडिट करने के पास मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं विम के थ्रू कर सकता हूँ, मैं नैनो के थ्रू कर सकता हूँ, वेरी गुड, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। सो मैं विम के थ्रू एडिट करना बता रहा हूँ। सो विम MOTD, सही है, यहां पर हम गए, ये खुल गया। सो ये कॉन्टेबो वेलकम वेलकम, दिस इज माय मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज। और इस मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज को मैं क्या करना चाहता हूँ? एडिट करना चाहता हूँ। इस सारे कंटेंट को एक साथ डिलीट करने के लिए %D। अब ये मैं आपको विम कमांड्स बता रहा हूँ। विम्स के अंदर दो मोड चलते हैं। सबसे पहला मोड चलता है इंसर्ट मोड, और दूसरा मोड कौन सा चलता है? कमांड मोड। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई, और कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप कोलन। समझ में आ रहा है? सो अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे नीचे इंसर्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं किस मोड में हूँ? अभी कमांड मोड में। और कमांड मोड में कुछ कमांड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो पहली कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिलीट ऑल कंटेंट। हाउ यू कैन डिलीट ऑल कंटेंट? %D। ये इसका पूरा में escape colon %D। सो आप देखो escape colon %D,
जैसे इंटर करूंगा सारा कंटेंट एक ही बार में रिमूव हो गया। चलो, अब आप अपना मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज लिया हो, कहीं से भी कुछ भी लिया हो आपको। मैं तो बस ऐसे ही मैंने जेमिनाई ओपन किया और मैंने एक मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज किया। पता नहीं ये गाय बना रखी है कि कुत्ता बना रखा है, मुझे नहीं पता, बट ये कुछ मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज है और मैं चाहता हूं कि जब जब भी मैं सर्वर में लॉगिन करूंगा मुझे ये मैसेज दिखाई दे। ठीक है ना? सो ये हो गया। अब ये हो गया। अब इस कंटेंट को मुझे सेव करना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? अगली कमांड में आपको सिखा रहा हूं हाउ टू सेव एंड एग्जिट। कैसे करोगे? कमांड है W और Q। यहां पर W का मतलब होता है सेव। खूब प्रैक्टिस करो, खूब सारी फाइल्स बनाओ। W स्टैंड फॉर सेव एंड Q स्टैंड फॉर क्विट। Q स्टैंड फॉर क्विट। भाई फाइल को सेव करो और बाहर निकलो। ये एस्केप कॉलन WQ और मैं इसको एंटर करूंगा। फाइल सेव हो गई। फाइल सेव हो गई तो सर्वर से बाहर निकले। फाइल से एग्जिट से बाहर निकल गया। और ये कंसोल क्लियर करने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास बहुत, कंट्रोल L प्रेस कर सकते हो या फिर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? ये कंसोल क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आपको सर्वर में दोबारा एंटर करना है। ठीक है ना? कैसे करोगे? SSH। इसीलिए मैंने इस शीट के अंदर, इस पीपीटी के अंदर आप देखोगे सबसे पहली कमांड ही मैंने कौन सी बता रखी है? SSH। क्योंकि भाई लाइनक्स सर्वर में एंटर करेंगे तभी कोई दूसरा काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सर्वर में घुसने वाली कमांड जो है वो सबसे पहले नंबर पे मैंने रख रखी। द फर्स्ट कमांड दैट वी नीड टू लर्न इज SSH एंड दिस इज stand for secure shell. This command will help us to get logged in into a remote server and it will accept some parameters like SSH, username, @ IP address. So IP address लिया हमने IP एड्रेस लिया और IP एड्रेस हमने पेस्ट किया और इंटर किया और ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड लिया, कॉपी किया और इंटर किया और अब मुझे अपना मोटिवेशन ऑफ द डे मैसेज कुछ और आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि यस MOTD वाली फाइल होती है, वो ETC फोल्डर के अंदर होती है, उसको जाके चेंजेस कर लेंगे और लाइक ऐसे करेंगे। अब दूसरा है यहाँ पर ये यूजर नेम @ होस्ट नेम। ये इस प्रॉम्प्ट को हम चेक करते हैं। लेट्स वॉच द प्रॉम्प्ट। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, दिस इज योर प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट का एक पैटर्न होता है, यूजर @ होस्ट नेम। समझ में आ रहा है? सो यूजर @ होस्ट नेम। अब ये VMI समथिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इट डजंट मेक सेंस। आई वांट टू नेम दिस सर्वर, आई वांट टू नेम दिस सर्वर एज OK Labs, दैट दिस इज माय विच सर्वर? OK Labs सर्वर। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप डेवऑप्स के अंदर आप कोई पाइपलाइन बनाते हो, आपके पास एक से ज्यादा सर्वर होते हैं, हर सर्वर को आपको नाम देना पड़ता है। जैसे दिस इज माय डेवलपमेंट सर्वर, दिस इज माय प्रोडक्शन सर्वर, कुछ नाम देने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको उसी तरीके से आज सिखा रहा हूं कि भी आपको सर्वर का नाम कैसे चेंज करना है। सो दिस इज कॉल्ड होस्ट नेम एंड हाउ यू कैन चेंज द होस्ट नेम। सो द कमांड इज, यहां पर आप कमांड देखेंगे, अगेन लाइनक्स की कमांड्स पर आप आ जाइए। अब आपको क्या करना है? अगला काम 20 नंबर पे देखो, होस्ट नेम। सो अगर आपको अपना होस्ट नेम चेंज करना हो, क्योंकि अभी मेरा होस्ट नेम VMI 27128127 ऐसा कुछ आ रहा है, दैट डजंट मेक सेंस। आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस सर्वर। हाउ यू कैन चेंज द नेम ऑफ द सर्वर? विद द हेल्प ऑफ होस्ट नेम कमांड। ओके, सो लेट्स होस्ट नेम स्पेस OK Labs, होस्ट नेम स्पेस व्हाटएवर द होस्ट नेम यू वांट टू गिव द OK Labs। ये हो गया, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, मगर अभी भी पुराना ही बता रहा है। तो आपको करना क्या है? एक बार सर्वर से बाहर निकलना है, दोबारा सर्वर में लॉगिन करना है और इस बार जो आपको होस्ट नेम दिखाई देगा वो VMI नहीं बल्कि OK Labs दिखाई देगा। तो यहां से हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं एक बार।
ठीक है ना। सो पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, ये मैंने पासवर्ड किया, @, ओके। समझ में आ गया कि सर हमने यहाँ पर होस्ट नेम चेंज करना सीखा। अब WSL में आप जितनी भी ट्रेनिंग ली है, आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, मैंने क्या बोला कि WSL से आप 95% जो आपने चीजें सीख रखी होगी सारी काम आएंगी। तो WSL में मैंने आपको क्या सिखाया, टू क्रिएट यूजर्स, यूजर क्रिएट करना सिखाया ना। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस रिमोट सर्वर पर अभी तक कितने कितने यूजर्स अवेलेबल है। सो वी नीड टू कैट etc passwd, ये देखो। सो यहाँ लास्ट में जो भी नए यूजर होंगे उसकी एंट्री हमें कहाँ दिखाई देगी, लास्ट में दिखाई देगी। और मैं यहाँ पर ls करूं किसको, /home को अगर मैं ls करूं तो देखो यहाँ पर, ठीक है ना, होम डायरेक्टरी बिल्कुल खाली है। अब वन बाय वन क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सभी के नाम का क्या बनाते हैं, यूजर बनाएंगे। एक चीज और नोटिस करना, जो कि कल की क्लास का जिसने अगर फॉलो कर रखा है उसको समझ में आ गया होगा कि सर जब भी आप यूजर बनाते हो उसी का जस्ट इक्विवेलेंट क्या बन जाता है, ग्रुप भी बन जाता है। ये चीज आपने कल प्रैक्टिकल करके बताई थी, ठीक है ना। तो चलो अब मैं विजय नाम का यूजर बनाऊंगा, तो विजय नाम का क्या बनेगा, साथ साथ में एक ग्रुप भी बनेगा, ठीक है ना। सो यूजर ऐड, उसके बाद -m लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि होम डायरेक्टरी के अंदर विजय नाम की मैं क्या बनाना चाहता हूं, एक होम डायरेक्टरी भी बनाना चाहता हूं। क्योंकि हर यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा सब अपने अपने घर में जाके काम करोगे, ठीक है ना। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सब अपने अपने घर में जाके ही अपना काम करोगे, अपनी फाइलों को रखोगे, सब कुछ अपने अपने घर में ही करते हो, एक दूसरे के घर में आप करते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए, मेंटेनेंस के पर्पस के लिए सभी आप मल्टीपल यूजर लाइनेक्स के अंदर बना तो सकते हो, मगर वो यूजर बनने के बाद वो यूजर करेगा क्या, वो अपनी फाइल्स बनाएगा, वो अपनी कुछ डायरेक्टरीज बनाएगा, वो अपने कुछ काम करेगा। तो उनके फाइल्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर उनकी होम डायरेक्टरी भी होनी चाहिए। सो मीनवाइल यू आर क्रिएटिंग एनी यूजर, the first thing you also need to create its home directory, so that that user can log in into the system and he can create the files, and the files will be located under his or her होम डायरेक्टरी। समझ में आ रहा है ना, सभी लोग आप लॉगिन करेंगे और आपको अपने अपने होम डायरेक्टरी में जाके काम करना है। एक दूसरे के घर में जाके काम करने की परमिशन न तो रियल लाइफ में होती है न ही लाइनेक्स में होती है, ये भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। क्या आपको एक दूसरे के घर पे जाके काम करने की परमिशन है क्या रियल लाइफ में, नहीं है ना, पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं। यहाँ पर भी लाइनेक्स भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। सो देखते हैं, मैं वो भी करके बताऊंगा आपको। अभी मैं विजय नाम का क्या बना रहा हूँ, यूजर बना रहा हूँ। अरे मैं सिबलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिबलिंग्स में तो अलाउ होते हैं, मैं रियल लाइफ में बता रियल लाइफ में अलाउ नहीं करते। कोई कौन पेरेंट अपने बच्चों को इधर उधर अलाउ करते होंगे, नहीं करते हैं बेसिकली। तो इस बात को, इस रियल वर्ल्ड की बात को आप लाइनेक्स से भी आप मैं को रिलेट करके बताऊंगा। हाँ, लाइनेक्स भी अलाउ नहीं करता है। अभी मैं विजय बनाऊंगा, मैं पलक बनाऊंगा, और विजय पलक की होम डायरेक्टरी में जाके कुछ भी काम करेगा, वो लाइनेक्स अलाउ ही नहीं करेगा उसको, और वो घर में भी नहीं जाने देगा, वो वहीं रोक देगा। समझ में आ रहा है। सो ये कुछ बातें हमें समझनी होगी रियल लाइफ से भी। सो विजय नाम का क्या बन चुका है, एक यूजर बन चुका है। लेट्स इन्वेस्टिगेट वेदर द डायरेक्टरी हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। सो सबसे पहले तो मैं होम डायरेक्टरी चेक कर लेता हूं। विजय नाम का कैट किया मैंने etc/passwd, यस, विजय नाम का यूजर बन गया, विजय नाम की होम डायरेक्टरी बन गई, और विजय नाम का ग्रुप भी बना के नहीं बना, etc/ग्रुप नाम की एक फाइल है, उसके कैट करेंगे, यस। तो तीन बात को प्रैक्टिकली प्रूफ करना है। व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ यूजर, एनी लाइनेक्स यूजर, यू नीड टू प्रूफ थ्री थिंग्स: वेदर द यूजर इज क्रिएटेड, whether the group of the username has been created, whether its home directory is created or not. So मैंने प्रैक्टिकली तीनों चीज आपको बताई है, ठीक है ना। अब एक चीज नहीं हुई, यूजर बन गया मगर पासवर्ड नहीं पूछा। अब विजय का जो पासवर्ड है, मुझे passwd एंड देन विजय। अब मुझे नया पासवर्ड सेट करना है, तो विजय विजय भाई जो यूजर नेम है वो वही पासवर्ड दे देना। नाउ विजय यूजर हैज बीन क्रिएटेड। अब एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पलक। सो यूजर ऐड यूजर,
यूजर ऐड, उसी का अपोजिट ऐड यूजर पलक. Now, meanwhile the user is getting created, it is also asking the password. So छोटा सा ये डिफरेंस है. PALAK, ठीक है ना. बाकी डिटेल्स मैंने फुल करी और ये बोल रहा है कि भाई यूजर क्रिएट कर दे क्या. यस, ये यूजर क्रिएट हो गया. अब कंफर्म करेंगे तीन चीजें. यूजर बना के नहीं बना, उसी के नाम का ग्रुप बना के नहीं बना, उसकी होम डायरेक्टरी बनी के नहीं बनी, ताकि कल को पलक अगर लॉगिन करेगी लाइनेक्स के अंदर तो वो अपनी फाइलों को कहाँ रखेगी. उसके पास होम डायरेक्टरी के अंदर अपनी खुद की डायरेक्टरी होनी चाहिए. सो लेट्स चेक वन बाय वन. तो कैट etc/passwd Palak user has been created. Now let's check Palak group is created or not. Cat etc/group. Yes, Palak group has been created. Now we need to check Palak's home directory. So ls-al, then the location of the directory. So I want to check home directory. ठीक है ना. ls-al/home. तो आप ये करोगे. सो होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी होगी, एक तो विजय नाम की डायरेक्टरी बन गई है, एक पलक नाम की डायरेक्टरी बन गई है. अब आपको समझ में आ रहा है. अब मैं यहां से एग्जिट करूंगा, मैं बाहर आ गया हूं. अब मैं SSH से लॉगिन करूंगा विद द हेल्प ऑफ विजय. और विजय अपनी डायरेक्टरी में अपने घर में तो सब कुछ काम कर सकता है, मगर किसी और के घर में जाके घर में जा ही नहीं सकता है. ठीक है ना. दो यूजर मैंने अभी सिनेरियो के केस में मैंने बनाया, एक विजय का यूजर बनाया है और एक पलक का यूजर बनाया. दोनों लॉगिन कर सकते हैं. दोनों लॉगिन करने के बाद अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, मगर दे कैन नॉट अलाउ टू गो इनसाइड देयर होम डायरेक्टरी. आप रियल लाइफ में भी आप अपने एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते. ठीक है ना. यही सिचुएशन में यहाँ पर आपको प्रूव करके बता रहा. अब SSH यूजर नेम क्या है, विजय. सर्वर का आईपी क्या है, सर्वर का आईपी देख लेते हैं यहाँ पर. सो सर्वर का आईपी ले लेते हैं. रूट की बजाय अब कौन आ जाएगा, विजय आ जाएगा. अब ये पासवर्ड पूछेगा मुझसे, मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा. जो यूजर नेम वो के वही पासवर्ड. अलाउ कर दिया. अब रूल नंबर फर्स्ट, व्हेनेवर यू आर गेटिंग लॉग्ड इन यू हैव टू आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ. मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मुझे अपने घर जाना. सो हु एम आई, you are Vijay. Where I am, you are inside home directory of the Vijay. And let's switch to home directory. Again you do pwd, do an ls-l. Now you are Vijay, you can create any directory in your home, but you cannot go into some other user directory and you can do anything whatever you want. You cannot do that. So let's create whether हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि क्या विजय ने लॉगिन किया है, क्या विजय अपने ही घर में कुछ भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है. पहले तो ये करेंगे. रियल लाइफ में आप अपने घर में हर कुछ कर सकते हैं ना. कुछ भी बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो बेसिकली यू कैन डू वॉट एवर इन योर ओन हाउस. लेट्स क्रिएट वन फाइल, touch vijay.txt ls-l. Now you can see Vijay has created a file in his own directory. अब Vijay want to go inside some other user's home directory. Thus Vijay has this permission to go inside the Palak home directory. So cd/home/Palak. Can't cd into Palak. समझ में आ गया ना. सो रियल लाइफ और लाइनेक्स का एनवायरमेंट, लाइनेक्स का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहे हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि कोई भी नॉर्मल यूजर एक दूसरे की डायरेक्टरियों में नहीं जा सकता है. अब आप ये कि ये आप लॉगिन कर लेना, पलक से लॉगिन कर लेना. पलक अपनी डायरेक्टरी में तो सारा काम कर सकती है, मगर शी कैन नॉट जंप इनटू एनी अदर यूजर्स डायरेक्टरी. समझ में आ रहा है ना. सो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है. सो ये चीज आपने ऑब्जर्व करी कि ये जितना भी काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन अ रियल लाइनेक्स सर्वर. और रियल लाइनेक्स सर्वर और WSL का एनवायरमेंट 99% सेम है. इसलिए अगर आप इनिशियल स्टेज पर कोई रियल सर्वर बाय नहीं भी कर सकते हो, चाहे VPS भी 500 रुपए भी आप महीने का खर्च नहीं कर सकते हो, तो भी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं. आप सारी के सारी डेवऑप्स की चीजें सब कुछ WSL की मदद से भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. बट हमारे पास सर्वर है तो क्यों ना थोड़ा रियल वर्ल्ड का एनवायरमेंट यूज कर ले अपन.
ठीक है ना। सो अब रियल सर्वर है तो आपको ये भी सीख गए हैं कि सर अगर आपको रियल सर्वर पे एंटर करना है तो यू नीड टू यूज द SSH कमांड। ठीक है ना। तो SSH कमांड से हम सर्वर के अंदर लॉग इन करके हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम गए। अब एक यूजर है हमारे पास विजय, तो विजय की होम डायरेक्टरी कहाँ पर है, विजय पर है। एक एक हमारे पास यूजर है पलक, तो पलक की होम डायरेक्टरी कहाँ पर है, होम/पलक के अंदर है। ठीक है ना। अब मान लीजिए विजय ने एक वेबसाइट बनाई, विजय ने एक वेबसाइट बनाई www.vijay.com, और इस वेबसाइट की कोडिंग को, वो वेबसाइट उसने मान लो किसमें बनाई, विजय हैज क्रिएटेड इट्स वेबसाइट इन नेक्स्ट.js या रिएक्ट, या फिर आपने किसमें बनाई, उसको नॉर्मल HTML में बनाई। तो आपने एक वेबसाइट बनाई और आपको अपनी वेबसाइट को रखना है, तो आप हर कहीं रखोगे कि अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखना पड़ेगा। अगर यूजर है, तो यूजर को अपनी फाइल्स, डायरेक्टरी, सब कुछ अपने फोल्डर में ही रखना है। सो विजय जाएगा और उसके अंदर एक वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। ठीक है ना। एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, डायरेक्टरी जनरली जिस नाम से आपका डोमेन है उसी नाम से क्रिएट करेगा, और उसके अंदर आपकी जो भी फाइल्स हैं, जनरली वी कैन अज्यूम दैट आई हैव अ सिंपल HTML फाइल एंड आई वांट टू प्लेस इनसाइड हियर। ठीक है ना। सो नॉर्मल यूजर अपनी वेबसाइट्स को अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही रखेगा। फिर पर्टिकुलर कोई यूजर है, फिर एक और यूजर है हमारे पास, एक और पर्टिकुलर यूजर है, और उस यूजर को, उसने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट को उस पर्टिकुलर यूजर को अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखना पड़ेगा, तो वो अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखेगा और उसके अंदर उसकी पर्टिकुलर फाइल्स रखेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक सिंगल सर्वर पर मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो आप काम कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि VPS के अंदर जो आप रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहे हो सर, वो रिसोर्स मल्टीपल यूजर में शेयर किया जा सकता है। सो आप लाइनेक्स के अंदर मल्टीपल यूजर बना लो। आपको 1 लाख रुपए महीने का सर्वर पड़ रहा है, तो आप सर 10 यूजर बना लो, 20 बना लो, 100 यूजर बना लो, सभी से 1,000 रुपए मंथली ले लो। तो आपका जो पावरफुल सर्वर के जो रिसोर्सेज है वो मल्टीपल यूजर में शेयरिंग हो जाती है, और सभी यूजर जा जाके अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, सभी यूजर अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जा जाके अपनी अपनी वेबसाइट्स पे काम कर लेंगे, डिप्लॉय कर लेंगे, और जो डेडिकेटेड सर्वर की कॉस्टिंग आ रही है वो सब आपस में मिलके शेयरिंग कर लेंगे। तो VPS का फंडामेंटल यही है कि VPS में रियल सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो जाते हैं, और ये सारी चीजें शेयरिंग कैसे हो पा रही है आपको पता चल गया होगा कि यस, लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर कैन लॉग इन एंड in his or her home directory he can create multiple वेबसाइट डायरेक्टरीज। वो अपनी वेबसाइट के कोडिंग को वहां रख के वो पूरी वेबसाइट्स को चला सकता है। तो जितने भी रियल सर्वर की जो कॉस्टिंग है वो मल्टीपल यूजर में, अभी तो मैंने यहाँ पर विजय और पलक 2 ही यूजर लेके चले हैं, बट जो रियल सर्वर होते हैं जहां पर डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, जहां पर शेयर्ड होस्टिंग्स होती हैं, वहां पर 2 यूजर नहीं होते हैं, वहां पर 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 20,000 यूजर हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कोई इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे शेयर्ड होस्टिंग, तो कोई कोई 200 रुपए महीने में भी आपको दे देगा, कोई 20 रुपए महीने में भी आपको दे देगा। तो आप समझ पा रहे हो कि इतना लो कॉस्टिंग ये कैसे ला पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीपल यूजर्स एंड दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज कॉस्ट अमंग्स ईच अदर। है ना। जो सर्वर का जो कॉस्टिंग है, जितने ज्यादा यूजर होते जाएंगे वो शेयरिंग जो है उनके बीच में होती जाएगी, उतना वो अफोर्डेबल और चीप होता चलेगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको कुछ रियल सिनारियो में, होस्टिंगर, होस्टिंगर एक वेबसाइट है, इंडिया की एक होस्टिंगर वेबसाइट है, जिसमें आपको इनकी कॉस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो ये 100 रुपए में आपको महीना दे देंगे। यू कैन लॉन्च योर वेबसाइट इन 129, 129 रुपए में आपको ये महीने भर का होस्टिंग आपको दे देंगे। भाई कैसे कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने एक सर्वर ले रखा है डेडिकेटेड, उसमें मल्टीपल यूजर्स हैं। आप लोग आओगे यहाँ पर अकाउंट बनाओगे, आप 129 रुपीज पर मंथ आप पे करोगे, फोन पे से, जीपे से, जैसे भी, और आपको 1 महीने के लिए आपको सर्वर का रूट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजें हो पा रही है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट है। सो लाइनेक्स की ये जो 40-50 कमांड्स हैं, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स दैट यू नीड टू लर्न। इसके अलावा एक शीट पे मैंने कुछ इतनी कमांड्स भी दे रखी है, इतनी कमांड्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये ग्रीन शीट पर जो मैंने लाइनेक्स की 40-50 कमांड दे रखी है, यही में आपका पूरा डेवऑप का करियर बन जाएगा, ठीक है ना। ये मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। SSH, क्लियर, हुएमआई, PWD, LS, CD, टच, विम, नैनो, कैट, RM, CP। तो आज आपको लगभग ये सारी कमांड्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसमें से शायद जो मैंने नहीं बता रखी है वो भी मैं आने वाले 1-2 लेक्चर में आपको बता दूंगा। आज मैंने आपको होस्टनेम बता दिया है, आज मैंने आपको SSH बता दिया है, आज मैंने आपको ये 2 कमांड्स मैंने आपको बता दी हैं। धीरे धीरे हम बची हुई कमांड्स को भी कवर अप कर लेंगे।